Good evening, class. Today we are going to start our new chapter in chemistry, that is chapter 9, coordination compounds. Okay, before starting this, let us take a brief कंक्लूजन कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ना क्या है, कि इस ऐसा क्यों क्या चीज आ गया, ऐसा कौन सा कंपाउंड आ गया जिसके हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना पड़ा है। हमने आज तक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नाम सुना था, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जिसमें हमने कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स की बहुत ब्रीफ में स्टडी की हुई है। ठीक है, पर कोऑर्डिनेशन मतलब ऐसा क्या आ गया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जनरली क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के एग्जिस्टिंग होती है, कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पर यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफी अलग है। तो इसकी जो स्टडी की थी सबसे पहले वो वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। वर्नर, इसने सबसे पहले स्टडी की थी। तो इसने क्या स्टडी की, वो स्टडी करने से पहले हम कुछ नया जानते हैं। नया जानते हैं ये रहता है कि टोटल जो वर्ल्ड में, जैसे केमिस्ट्री के लाइफ में टोटल 2 टाइप्स के सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, ठीक है, एंड एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डबल सॉल्ट के जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो पोटेश एनम, जस्ट सपोज कि मैं पोटेश एनम ले लेता हूं। दैट इज फॉर्मूला इज K2SO4 डॉट An2SO4 होल ट्राइस डॉट 24H2, ठीक है। और मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई जैसे एग्जांपल अभी हम देखें तो कुछ बुक्स में ऐसे दिए रहते हैं कि K4 FeCN6, ये ऐसे लिखा रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बस डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब भी हम इसको डिसॉल्व करते हैं पानी में या किसी सॉल्वेंट में, हम इसको डिसॉल्व करते हैं टू डिसोशिएट इट, तो ये अपने पेरेंट्स आयंस में डिसोशिएट हो जाता है कंप्लीटली। इट मींस कि अगर जैसे कि मान लो मैं पोटेश एनम को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो जो आयंस मुझे इसके मिलेंगे, जिसके जितने भी आयंस है इसके पास, दैट इज K प्लस SO4 2 माइनस Al3 प्लस OH माइनस एंड H प्लस, यानी ये सारे के सारे आयन मुझे मिलते हैं। तो डबल सॉल्ट में एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या सॉल्वेंट में इसको आयनाइज करने के लिए हम डिसॉल्व करते हैं तो इट कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू इट्स पेरेंट्स आयन, यानी ये जिससे भी डिराइव हुआ है ये वापस उसी में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डबल सॉल्ट में। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी हम इसको डिसोशिएट करना चाहें तो ये कंप्लीट आयंस नहीं देता है। यानी अगर जैसे मेरे पास यहाँ आयंस है K प्लस Fe2 प्लस Cn माइनस, यहाँ मेरे पास टोटल 3 आयंस है, बट मुझे टोटल 3 आयंस नहीं मिलते, केवल 2 आयंस मिलेंगे, दैट इज 4K प्लस मिलेगा। और ये FeCN6 ये एक साथ रहता है, ये ब्रेकआउट नहीं होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ये डबल सॉल्ट की तरह अपने पेरेंट साइन में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये एज इट इज वैसे की वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। ठीक है, यानी ये अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं। आइडेंटिटी नॉट कंप्लीट लॉस, ठीक है। यानी जब हम इसको डिसोशिएट कराएंगे तो इसकी आइडेंटिटी हमेशा वैसे की वैसी ही रहेगी, ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। तो इसके बारे में जो सबसे पहले, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ऐसा इनका अलग नेचर क्यों होता है कि एक जगह हमको आयंस मिल रहा है जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, जबकि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में स्टडी की थी वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो इसने लगभग 2 साल तक इसके बारे में स्टडी किया। वो यूजुअली धोबी घाट में जहाँ कपड़े धुले जाते हैं वहां जाकर के एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एंड कहा जाता है कि जब उसने बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया उसके बारे में तो एक दिन उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया एंड साथ में उसने चाय और एक सिगार ले जाकर के रात भर में उसने पूरी इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी पोस्टुलेट कर दी, जो हमको अब पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ा K4 FeCN6, ठीक है, इसमें हमने ये पाया कि ये और ये डिसोशिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव आयन में और एक निगेटिव आयन में। ठीक है, कैसे ये 4K प्लस जा रहा है और ये बन जाता है FeCN6 4 माइनस में ये ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसने एक एक्सपेरिमेंट, काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट उसने किया। इसने क्या किया, एक कोबाल्ट एलिमेंट्स को, मेटल्स को कंसीडर किया, एमोनिया लिया और क्लोरीन लिया।
ठीक है। इसने इसको अलग अलग रेशियोज में डिसॉल्व किया तो इसको अलग अलग कलर्स मिल रहे थे। कैसे अलग अलग कलर्स मिल रहे थे? तो कुछ इस तरीके से था कि CuNH3 6, ठीक है, एंड एक Cl2, जस्ट सपोज कि एक Cl3 है यहाँ पे, ठीक है, CO का यहाँ 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, तो इसका जो कलर इसको मिला, इसने येलो कलर इसको मिला, ठीक है, जबकि कंपाउंड्स तो मेरे सेम है, चाहे कोबाल्ट है, अमोनिया है या क्लोरीन है। सेकंड टाइम में उसने क्या किया, यानी उसने इनका रिएक्शन AgCl के साथ कराया था, 3 मोल्स ऑफ AgCl के साथ, ठीक है, तो उसको 3 क्लोरीन मिले थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड टाइम में उसने 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ करवाया, तो कुछ इस तरीके से हुआ, NH3 5 Cl2, तो इसका कलर तो क्या हो गया, पर्पल कलर इसको मिला, यानी एक क्लोरीन जो था ब्रैकेट के अंदर चला गया। फिर उसके बाद दूसरे में हुआ CONH3 ठीक है, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन आ गए और यहाँ एक क्लोरीन। अब इसका कलर इसको अलग मिलेगा, वॉयलेट कलर मिला, तो वो यही जानने के लिए कोशिश में था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मतलब आयंस भी सेम है, मेटल भी सेम है, ये सब भी सेम है, उसके बावजूद भी इनके कलर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने थ्योरी क्या डिराइव की, उसने कहा कि जो भी मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली 2 प्रकार की वैलेंसीज शो करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड shows 2 types of valencies, 2 types of valencies, 2 टाइप की वैलेंसी दिखाता है। पहला है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है, यानी जो आयंस के बीच में बनी है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, जैसे मेटल्स के बीच में भी हमने पढ़ा था K+ और FeCl6- 4- था, तो दोनों क्या है कंप्लीटली ब्रेक हो जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी शो होती है वो सेंट्रल मेटल एटम्स के द्वारा शो होती है, सेंट्रल मेटल एटम्स के द्वारा शो होती है। वो कैसे है, तो वो बात ये उठे है कि जैसे हमने FeCl6 पढ़ा, FeCl6 4-, ठीक है, यहाँ पे Fe क्या है, मेरा सेंट्रल एटम है, Fe क्या है, मेरा सेंट्रल एटम है, जिसके साथ 6 क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये 6 क्लोरीन कैसे जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्लोरीन, ये CN लोन पेयर इसको डोनेट करके जुड़ा हुआ है। अब जब भी लोन पेयर डोनेट होता है तो वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इस साल भी हमने पढ़े हैं कि जब भी लोन पेयर का ट्रांसफर हो, जब CO के बीच में ट्रांसफर होता है या ओजोन में ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफर होता है लोन पेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार की वैलेंसी दिखाते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है और जो ब्रेकेबल होती है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, वो सेंट्रल मेटल एटम और लीजेंड्स के, यानी ये CN के बीच में बनता है, इसको हम लोग लीजेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीजेंड्स बोलते हैं। जो भी हम आगे पढ़ेंगे और डीप में, इसको हम लीजेंड्स बोलते हैं, जो भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे अमोनिया जुड़ा हुआ था पहले, दूसरे के केस में अमोनिया और क्लोरीन दोनों जुड़े हुए थे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड्स बोलते हैं, इसको हम लीजेंड्स बोलते हैं। और जिस मेटल के साथ जुड़े हैं उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और वो सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो कि स्ट्रॉन्ग है और जो नॉन आयनाइजेबल है, जिसको ब्रेकआउट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये थ्योरी उसमें पोस्टुलेट की थी, जो आपके एनसीईआरटी में टोटल 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर्स के बारे में भी कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरली कई प्रकार के रहते हैं, लेकिन हमको जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स मिलता है इनका, वो है ऑक्टाहेड्रल मिलता है, स्क्वायर प्लेनर मिलता है एंड टेट्राहेड्रल मिलता है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टोटल ये 3 फॉर्म की जो स्ट्रक्चर्स है ये काफी कॉमन रहते हैं, जिसमें से ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल आपको बेसिकली बहुत कॉमन मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस बारे में भी बताया। अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो ये ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब भी आप लोग लिखेंगे
तो जो आयनाइजेबल मेटल है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पहले लिखा जाएगा, यानी पॉजिटिव कैटायन पहले लिखा जाएगा और निगेटिव बाद में लिखा जाएगा। इट मीन्स जैसे कि हमने इसको स्टडी किया K4 या FeCl से, ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल है NiCO4, ठीक है। तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आप लोग बोल सकते हो, कि जो भी लिखा जाएगा ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये ब्रैकेट वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। जो ये मेटल्स हैं मेरे, ये सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं। सेकंड है मेरा सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पे जो मेटल्स इसके साथ अटैच्ड है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रल मेटल एटम के नाम से बोलता हूँ। जस्ट सेकंड क्लास, इसको सेंट्रल मेटल एटम्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहाँ पे अटैच है, जैसे Cn है, CO है, NH3 है, Cl है, एंड मेनी अदर एग्जांपल्स वी विल सी इन द अपकमिंग क्लासेस, उसको हम लोग लीजेंड्स बोलते हैं, उसको हम लोग लीजेंड्स के नाम से जानते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि लीजेंड्स आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। बेसिकली हमें नेगेटिव एंड न्यूट्रल के बहुत सारे केसेस मालूम है, पॉजिटिव का रेयरली कोई केस आ जाता है। जैसे इस नेगेटिव में Cn है, Cn माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये मेरा नेगेटिव लेजेंड है। CO जो है न्यूट्रल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये मेरा क्या है, न्यूट्रल लेजेंड्स है। अब लीजेंड्स भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार का होने का मतलब ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लीजेंड्स की, कि अब किसी किसी में सिंगल शेयरिंग रहेगा या किसी किसी में डबल शेयरिंग। अब इनकी शेयरिंग होते कैसे, जैसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो CO है, ठीक है, CO के बीच में जनरली दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर यहाँ शेयर करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रिमेनिंग रहते हैं CO में, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, अपना ये लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो जब किसी भी लीजेंड्स के पास केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेड लीजेंड्स, उसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेड लीजेंड। फिर से समझते हैं, वर्नर ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की वैलेंसी एग्जिस्ट करती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि सेकेंडरी में लोन पेयर का शेयरिंग होता है, ठीक है। लोन पेयर का शेयरिंग का मतलब है कि जिस एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कंप्लीटली उसको डोनेट करते हैं, जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जनरली जो भी लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीजेंड्स बोलते हैं। तो लीजेंड्स कई तरीके के होते हैं, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड एंड सो मेनी। सो जब किसी एटम के पास या जब किसी लेजेंड्स के पास केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करने के लिए, या सिर्फ वो एक ही, भले उसके पास 2 या 3 भी हो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल 3 लोन पेयर है, बट ये कैपेबल है सिर्फ एक ही डोनेट करता है, एट ए टाइम पे ये 2 डोनेट नहीं कर सकता है, तो ये केवल एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड लेजेंड्स के नाम से जानते हैं। अब एक होता है बाइडेंटेड लेजेंड्स। बाइडेंटेड लेजेंड्स क्या होते हैं, ऐसे लेजेंड जो कि 2 लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे हम लोग एक फॉर्म एग्जांपल है NH2, यहां से एक CH2 और यहां से सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, दैट इज CH2 NH2 तो यहाँ पे जनरली क्या है, इस एमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर, ठीक है, और इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर। तो जब भी ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैक करेगा या अटैच होगा, जैसे कि मान लो Fe के साथ ये अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 लोन पेयर एट अ टाइम पे ये डोनेट कर सकता है। ये NH2 एक लोन पेयर ये डोनेट कर दिया और यहां से एक NH2 ये डोनेट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लीजेंड, यानी ऐसे लीजेंड जिसमें एट अ टाइम पे 2 लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो एटम्स के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लीजेंड्स के नाम से हम जानते हैं।
ऐसे एक होता है हेक्साडेंटेट लीजेंड, ठीक है, जिसके पास टोटल 6 लोन पेयर्स डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में END लिखते हैं। इसका फॉर्म में नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। 2 कार्बन है तो इसीलिए इथाइलिन, एंड ये 2 है तो डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। और ऐसे एक लीजेंट है जो हेक्साडेंटेट लीजेंट होता है, यानी जिसके पास 6 लोन पेयर होता है डोनेट करने को, दैट इज EDTA, जिसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यानी इसके पास ऐसे टोटल 6 एटम्स होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो लीजेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग देयर नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स, दैट इज यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। टिल नाउ वी हैव टू स्टडी ओनली दिस मच एज पर आवर कोर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए ये 2 जो है, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टीज और जो लीजेंड्स में पाई जाती है वो ये है कि ये एम्बीडेंट लीजेंड्स भी होते हैं। ये एम्बीडेंट लीजेंड्स भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि सेम आइटम में शेयर करने वाले 2 लोग हैं, सेम लीजेंड्स में शेयर करने वाले 2 अलग अलग लोग हैं। जैसे CN में, जैसे CN का बॉन्ड बनता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ कार्बन के पास एक एटम है, ठीक है। कभी कभी ये भी हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसे भी बन जाता है C डबल बॉन्ड N बना, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन सेम थे, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसके साथ डोनेट कर दिया। यानी जब मेरा CN इस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा तो इसमें शेयर कौन करेगा, लोन पेयर अपना नाइट्रोजन शेयर करेगा। और जबकि इस वाले केस में कौन शेयर करेगा, हमारा लोन पेयर C डोनेट करेगा। तो ऐसे लीजेंड जिसमें डोनेटिंग आइटम कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन है और इसमें कार्बन है, तो ऐसे लीजेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लीजेंड्स। ऐसे लीजेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लीजेंड। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं NO2, ठीक है। NO2 का केस में कैसे होता है कि जब बॉन्ड इस तरीके से बने NO, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दे और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा लोन पेयर, ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। जबकि अगर ऐसा बन जाए N डबल बॉन्ड O एंड जस्ट सपोज कि ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोई और भी जुड़ा था, कोई जुड़ा होगा, तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, तो यहाँ पे शेयर कौन करेगा, नाइट्रोजन शेयर करेगा। यहाँ पे कौन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कौन शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लीजेंड्स, यानी ऐसे लीजेंड जहाँ पे शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेट लीजेंड्स का जानने का, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज स्टडी की। पहला था सेंट्रल कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, दूसरा था सेंट्रल मेटल एटम, तीसरा है लीजेंड्स के बारे में, फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लीजेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लीजेंड्स सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल, जैसे हमारे लिए जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 और 4 होता है, 6 और 4। जैसे 6 का एग्जांपल अभी हमने देखा 6NH3 होल 4 Cl2, इसमें टोटल कितने लीजेंड्स जुड़े हुए हैं, 4 एमोनिया और 2 क्लोरीन, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। इसके केस में देखा जाए तो NiCO4 है, आपने ये देखा हमने, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने लीजेंड जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अभी पढ़ने को मिलेंगे, जिसके बेसिस पे हमें क्या बताना रहता है इसमें कि कितने लीजेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ मेरे जुड़े हुए हैं, तो दैट वी कॉल इट एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। होप क्लास यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। एंड अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी दी हुई हैं जो आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अभी याद तो नहीं कर पा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या है, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब लीजेंड्स कई तरीके के हो सकते हैं, H2O भी एक प्रकार का लीजेंड्स होता है, OH माइनस भी लीजेंड होता है, Cn माइनस भी लीजेंड होता है, Nc माइनस भी लीजेंड होता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है डोनेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। एंड
CO भी एक होता है, CO माइनस भी होता है, एंड ऐसे करके आपको बहुत सारे लीजेंड्स हमको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी है, उसके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो सिमिलरली हमको इसको नॉमेनक्लेचर में हमको स्टडी करना है कि कैसे हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी रहेगी। जैसे ये है, इसकी नेमिंग कैसे होती है? इसकी नेमिंग होती है पोटेशियम हेक्सासाइनेट, हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, जो इसका नेम है वो ऐसे है। अब ये नेमिंग कैसे आया इसके बारे में हमको रूल पढ़ना रहेगा कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसका नेम करना है। तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इससे पहले, इसको एंड करने से पहले एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सॉरी, आई फॉरगॉट टू डिफाइन यू, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई अभी, उसमें 5th प्रॉपर्टी थी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि K4 FeCl6 की बात करें अगर हम, मैं आपको बार बार वही एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। Cn माइनस रहता है यूजुअली, 6 Cn माइनस है, यानी इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, 4 फ्लोरीन मिल करके इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कौन देगा? Fe देगा। तो जनरली हम लोग इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, मेटल के बगल में उसको रोमन नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। अब जैसे इसकी बात करता अगर मैं CO NH3 6Cl3, ठीक है, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अमोनिया तो न्यूट्रल है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, नहीं वो दे सकता है। तो क्लोरीन को जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो टोटल 3 क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, तो कौन देगा उसको तीनों इलेक्ट्रॉन? कोबाल्ट देगा। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमको ये नोमेनक्लेचर में भी काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हमें वहां पे भी इसको रिप्रेजेंट करना रहता है। तो क्लास होप आपके लिए आज का सेशन थोड़ा अच्छा रहा कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली पढ़ना क्या है एंड क्या है। नेक्स्ट क्लास में हमें इसका नोमेनक्लेचर हम स्टडी करेंगे, साथ ही साथ कुछ थ्योरीज जो इसके बारे में आई थी, जैसे एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकंड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये 2 थ्योरीज हमको पढ़नी है जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिएगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द अदर फर्दर क्लासेस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू।